हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2022, एक नया टॉपिक जो एनसीएफ 2005 के बाद आया है। अभी ये रिसेंटली ही आया है और इससे एग्जामों में क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। जिन लोगों ने भी सीटेट का एग्जाम दिया है 28 और 29 को, उन लोगों ने देखा होगा कि दोनों ही दिन इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ ये केवीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आज हम लोग एनसीएफ 2022 को पूरा कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले जिन लोगों ने एनईपी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं पढ़ा है, वो लोग उससे पहले पढ़ लें, उसके बाद इसे देखें तो ही उन्हें अच्छे से समझ आएगा। एनसीएफ 2022 किसके लिए है, कब आया, क्यों आया, क्या लक्ष्य, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग एनईपी 2020 को जरूर देख लीजिएगा। उसकी वीडियो हमने पहले डाल रखी है, तो आप लोग उसे देखने के बाद इसे देखिएगा, जिन लोगों ने एनईपी 2020 को अभी तक नहीं देखा होगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं कि एनसीएफ 2022 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 क्या है, कब लॉन्च हुई, ये देखते हैं। तो ये लॉन्च कब हुई है, कब आई है? ये लॉन्च हुई है 20 अक्टूबर 2022 को। कब हुई है? 20 अक्टूबर 2022 को। किसके द्वारा लॉन्च की गई? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले एमएचआरडी था, लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसके बाद से उसका नाम बदल करके, एमएचआरडी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इसको लॉन्च किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे क्या है? आगे एनसीएफ 2022 आधारित किस पर है? ये आधारित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। उसमें जो स्टेजेस दिए हुए हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, इन सारे स्टेज में ये जो है फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये एनसीएफ 2022 आया हुआ है। तो ये एनईपी 2020 पर आधारित है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि एनसीएफ 2022 किस पर आधारित है, तो वो एनईपी 2020 पर आधारित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। किसके लिए आया है? यह आया है फाउंडेशनल स्टेज के लिए। अब जिन लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखा होगा, उन्हें पता होगा कि फाउंडेशनल स्टेज क्या है, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि फाउंडेशनल स्टेज क्या है। तो फाउंडेशनल स्टेज, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो संरचना दी गई है 5+3+3+4 की, तो उसमें जो 5 है उसके लिए ये आया है फाउंडेशनल स्टेज के लिए। 5 को फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसमें 3 to 8th ईयर के बच्चे आएंगे, उसके लिए एनसीएफ 2022 आया है। तो एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज, इसका नाम है एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज। तो उसके लिए आया है, ये 3 to 8th ईयर के बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। एनसीएफ में कितने खंड दिए हुए हैं? एनसीएफ में 4 खंड दिए हुए हैं। एग्जामों में पूछेगा कि एनसीएफ में कितने खंड हैं, तो कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। सबसे पहला है बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फिर अगला है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फिर है प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फिर है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अभी केवल बच्चों के जो है फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ दिया गया है। फिर शिक्षक शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, इन सारे के लिए एनसीएफ आएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि एनसीएफ की फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल की उम्र के छोटे बच्चे के लिए यह देश की पहली एकीकृत एनसीएफ है। इसके पहले छोटे बच्चों के लिए कोई एक पर्टिकुलर एज के लिए कोई एनसीएफ नहीं आया था। ये पहला एनसीएफ है जो फाउंडेशनल स्टेज या 3 to 8th ईयर बच्चों के लिए है। अब फाउंडेशनल स्टेज के लिए ही क्यों आया है, ये सोचेंगे कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए ही एनसीएफ क्यों जारी किया गया। क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8th ईयर का बच्चा जब होता है, तो इस उम्र में उसके माइंड का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इस अवस्था तक 85% तक माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ को लाया गया, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा निवेश, या आज अगर हम अच्छा निवेश करेंगे तो ही वो आगे जाकर के प्रॉफिट देगा हमें। तो इसीलिए आज अगर अच्छा निवेश करते हैं तो वो देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इसलिए एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के लिए लाया गया, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना, जिससे वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें। फिर इसकी विशेषताएं क्या है एनसीएफ की, ये देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी कि शिक्षा माध्यमिक भाषा में दी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा प्राथमिक जो है माध्यमिक भाषा, मातृभाषा में दी जाएगी। माध्यमिक भाषा नहीं, मातृभाषा होगा, उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। वो जिस क्षेत्र का होगा, जिस परिवेश का होगा, उसी भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी। और एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज जो है, ये पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं, रट्टा मारने के बारे में नहीं, बल्कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के बदलाव के बारे में है। आज तक जिस तरह की शिक्षण पद्धति रही है, छोटे बच्चों को पहाड़ा सिखाया जाता है, रट्टा मार करके नंबर सिखाया जाता है, इस तरह से नहीं, बल्कि अब शिक्षण पद्धति में बदलाव होगा कि उन्हें नए तरीके से खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जाए। इस एनसीएफ 2022 में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इसमें।
क्योंकि कहा जाता है कि सीखना एक सक्रिय और संवादात्मक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे खेल के माध्यम से और अन्य अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। अन्य अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से मतलब अपने बड़े लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऐसा किसके सिद्धांत में बोला गया है कि बच्चा अपने अनुभवी या बड़े लोगों के साथ बातचीत करके या उनकी मदद से सीखता है? तो ये किसका है सिद्धांत है? ये है व्यवगास्की का सिद्धांत। और खेल भी ऐसा खेल नहीं कि निरर्थक खेल जिससे कोई अर्थ ना निकलता हो। बच्चों को आप खेल-खेल में सिखाइए। जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं, लोग घरों में बच्चों को खेल खिलाते हैं, परियों की कहानी सुनाते हैं। उससे क्या मोरल जो है, क्या उसका कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे बच्चे क्या सीखते हैं? ऐसा खेल नहीं खिलाना है बच्चों को। ऐसा खेल खिलाना सार्थक खेल, जिससे बच्चे कुछ सीख पाएँ, इस तरह के खेल खिलाने हैं। और खेल भी 3 प्रकार के दिए गए हैं। कौन-कौन से खेल हैं? पहला खेल है मुक्त खेल। अब मुक्त खेल क्या है? मुक्त खेल में बच्चा जो है अपने बच्चों के नेतृत्व में ही होगा, बच्चा ही उसका नेतृत्व करेगा। शिक्षक का क्या कार्य होगा? शिक्षक उसमें बस बच्चों का निरीक्षण और समर्थन करेगा कि बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, उत्तेजक का कार्य करेगा। बच्चों को क्या खेलना है, कब खेलना है, किसके साथ खेलना है, किस टीचर के साथ खेलना है, ये सब कुछ बच्चा ही डिसाइड करेगा। उस खेल के क्या नियम होंगे, ये सब बच्चे बच्चे ही डिसाइड करेंगे। शिक्षक केवल उसमें उसका निरीक्षण करेगा कि बच्चे आपस में लड़ाई ना करें। बच्चों को क्लास में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है कि बच्चे खेल खेलो, वो सब तो उपद्रव मचा देंगे। इसलिए शिक्षक का क्या कार्य होगा कि वो बच्चों का निरीक्षण करेंगे। बच्चे खेल खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं ये देखेंगे। उनका निरीक्षण, उनका समर्थन, उनकी मदद करेंगे बच्चों को अगर कोई मदद चाहिए होगी तो। अगला कौन-सा खेल है? अगला खेल है गाइडेड प्ले। गाइडेड प्ले में क्या होगा? इसमें भी बच्चों के नेतृत्व में ही खेल खेला जाएगा, लेकिन शिक्षक समर्थन करेगा, शिक्षक भी साथ-साथ खेलेगा इस खेल में। उसके बाद क्या है? शिक्षक इसमें बच्चों से बीच-बीच में प्रश्न भी पूछते रहेंगे, जो उनका उद्देश्य है, जिस टॉपिक के लिए उन्होंने खेल खिलवा रहे हैं वो, कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। फिर अगला खेल कौन-सा? अगला खेल है संरचित प्ले। संरचित प्ले क्या है? ये शिक्षक के नेतृत्व में खेला जाएगा। इसमें शिक्षक खेल के नियम बनाएगा, कौन-सा खेल खेला जाएगा, ये सब शिक्षक बताएँगे। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सक्रिय रूप से उसमें भाग लेंगे, शिक्षक की बातों को सुनेंगे। शिक्षक खेल के नियम क्या बनाए हैं, शिक्षक जो गतिविधि बनाए हैं, खेल बनाए हैं, उसमें खेलेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो ये हो गए खेल के 3 प्रकार। पूछ लेगा कि मुक्त खेल में शिक्षक का क्या काम है या बच्चों का क्या काम है, गाइडेड प्ले में क्या रोल है शिक्षक का, संरचित प्ले में क्या रोल है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं। उसके बाद क्या है? जो संरचित प्ले में जो दक्षता जिसके लिए टीचर्स खेल खिलवा रहे हैं, दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक अपने विशिष्ट नियम बनाएँगे। उनको देखेंगे कि उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, जैसे गणित के खेल खिलाएँगे, प्रकृति की शैर हो गई, गीत, तुकबंदी, इस तरह के खेल खिलवाएँगे। फिर अगला क्या है? अगला टॉपिक है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इन सारे तरह के विकास पर ध्यान दिया जाएगा बच्चे के। और ऐसा केवल स्कूल और इसकी ज़िम्मेदारी इसकी ज़िम्मेदारी सभी की होगी। ये नहीं कि केवल स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी, बल्कि परिवार की, आस-पड़ोस की, सबकी ज़िम्मेदारी होगी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। केवल ये स्कूल का ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, बल्कि घर, परिवार, आस-पड़ोस सबकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। आगे देखते हैं हम लोग। मानसिक विकास करना उसका। फिर है सामाजिक सांवेगिक विकास करना। इस सारे तरह के विकास किए जाएँगे बच्चों के। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को बताया गया है। किसकी अवधारणा? पंचकोश की अवधारणा। ये नया है, पंचकोश की अवधारणा को बताया गया है। पंचकोश की अवधारणा क्या है? ये कहाँ से ली गई है? यह अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तैत्तिरीय उपनिषद से। पूछ लेगा। ये यजुर्वेद का पाठ है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। और पंचकोश वस्तुतः है क्या? ये ज्ञान की 5 परतें हैं, जिसमें बच्चे के संपूर्ण अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। जिस तरह से पहले गुरुकुल पद्धति पर शिक्षा दी जाती थी, मुख्य लगभग उस तरह की शिक्षा देना, उस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट करना। बच्चा रहता था, गुरुकुल में रहता था, साफ-सफाई, स्वच्छता, अपने भोजन स्वयं बनाना, वहाँ रट्टा मार के पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चे नोट्स नहीं बनाते थे वहाँ, सारे कार्य बच्चे करते थे, अपने गुरु का सम्मान करते थे, भिक्षा ले आते थे, बनाते थे, खाते थे। इस तरह से वो आंतरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहते थे, फिजिकल रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहते थे। इस तरह की शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए पंचकोश की अवधारणा लाई गई एनसीएफ 2022 में। तो पूछ लेगा कि पंचकोश क्या है? पंचकोश की अवधारणा कहाँ से आई? तो कहाँ से आई है? तैत्तिरीयोपनिषद से आई है। और ये ज्ञान की 5 परतें हैं, जो बच्चे के संपूर्ण अस्तित्व को परिभाषित करती हैं कि बच्चा किस तरह का होना चाहिए। ये पंचकोश में शामिल 5 परतें कौन-कौन सी हैं? ये देखते हैं। ये सारे ही परतें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कोश कौन-सा है? पहला परत कौन-सी है? पहली परत है अन्नमय कोश या भौतिक परत।
फिजिकल लेयर, इसमें क्या होगा, इसमें बालक के पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सब पर उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे बैलेंस डाइट दी जाएगी, उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाएगा, स्वच्छता डेवलप की जाएगी, ये सारी आदतें बच्चों में डेवलप की जाएंगी। उसके बाद वो अपने घर की साफ सफाई रखे, अगल बगल की साफ सफाई रखे, सारी अच्छी आदतें उनमें विकसित की जाएंगी। वो अपने नेल्स की सफाई करे, अपने बालों की सफाई करे, ये छोटे छोटे अच्छी अच्छी आदतें, स्वच्छता से संबंधित ये सारी आदतें उसको सिखाई जाएंगी। उसके लिए जो उचित भोजन है उस उम्र में वो दिया जाए, उसे उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। उसके बाद क्या है, उसमें सहनशीलता विकसित की जाए, क्षमता के हिसाब से उसका पोषण किया जाए। फिर प्राणमय कोष, अगला पॉइंट क्या है, अगला परत कौन सा है, प्राणमय कोष या जीवन शक्ति ऊर्जा परत भी कहेंगे या लाइफ फोर्स एनर्जी कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो मेजर पोर्शन होता है हम लोग का, जैसे पाचन तंत्र हो गए, श्वसन तंत्र हो गए, तंत्रिका तंत्र, इन सब का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, इन सबको डेवलप किया जाएगा, बच्चे को सीख दी जाएगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा अरस्तु ने कहा है। इसलिए ये सारे पॉइंट बहुत जरूरी हैं। बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ही वो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। फिर क्या है अगला, मनोमय कोश या मन की परत या माइंड लेयर। इसमें क्या होगा, बच्चे को ध्यान, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, इन सब का ज्ञान दिया जाएगा कि किस तरह से वो कंसंट्रेशन पावर अपनी बढ़ाएं, एकाग्र हो सके किसी विषय वस्तु पर, इच्छा शक्ति, कुछ करने की इच्छा हो उनमें, परिस्थितियों से निपट सके, शांति हो उनके अंदर। ये नहीं बिल्कुल, आजकल के बच्चे तो टीवी और मोबाइल से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कोई खेल नहीं खेलना, बस पड़े रहेंगे, फास्ट फूड खाना और टीवी देखना, मोबाइल देखना, यही सब करते हैं आजकल के बच्चे। उनके अंदर ना तो कंसंट्रेशन है, ना कुछ करने की इच्छा है, बस लेजी जैसे पड़े रहते हैं। अगला क्या है, विज्ञानमय कोश या बौद्धिक परत। इसमें क्या है, अवलोकन, विश्लेषण, प्रयोग, किसी विषय वस्तु का अवलोकन कैसे किया जाए, उसको जो है उसका विश्लेषण, छोटी छोटी चीज़ों का विश्लेषण किस तरह से किया जाए, प्रयोग के माध्यम से कैसे सीखा जाए, ये सब इसमें बताया गया है विज्ञानमय कोश में। भाषाई कौशल डेवलपमेंट करना, अंतर करना, उनमें अमूर्त चिंतन का विकास करना, ये सब आएगा विज्ञानमय कोश में। कल्पनाशीलता हो गई, सामान्यकरण का क्षमता। फिर अगला क्या है, आनंदमय कोश या आंतरिक स्वर या इनर सेल्फ, चैतसिक विकास विकास है ये क्या है, इसमें बालक को खुशी, प्रेम, उसके खुद को जानने की इच्छा, मतलब खुद को वो जाने, इस तरह का डेवलपमेंट बच्चे का किया जाएगा। सौंदर्यानुभूति, स्वज्ञान, ये सब कहीं ना कहीं किस तरह से डेवलप, किस तरह से स्वाभाविक है या किस तरह से हो सकता है, योग के माध्यम से ये सारी चीजें बालक को सिखाई जाएंगी। योग, साधना, मेडिटेशन, इन सब का विकास बच्चों में किया जाएगा, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक सब तरह का विकास हो सके। छोटी छोटी बातों पे बच्चे बिल्कुल एकदम जो है रोना गाना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनमें परिस्थितियों से किस तरह से निपटे, नेगेटिव चीज़ों से किस तरह से वो अपने आप को बचाएं या किस तरह से अपना संतुलन बनाए रखें, ये सारा चीज़ सिखाया जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला, इसके लिए कुछ पहल शुरू की गई, जो है ये सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं पंचकोश या इन सबको डेवलप हो सके बच्चों में, किस तरह से डेवलप होंगे, इसलिए कुछ पहल शुरू की गई है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, निपुण भारत लक्ष्य। पूछ लेगा कि निपुण भारत लक्ष्य क्या है। सबसे पहले तो निपुण का फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं हम लोग। पूछ लेगा एग्जामों में कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी क्या है इसका, पठन, समझ एवं संख्यात्मक निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। मतलब बालक में सामान्य स्तर का पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, गणितीय जो है संख्यात्मक निपुणता भी उसमें आ जाए, ये है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये लॉन्च कब हुआ, ये लॉन्च हुआ है 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत को कब लॉन्च किया गया, 5 जुलाई 2021 को। इसको लॉन्च क्यों किया गया ये देखते हैं। इसको लॉन्च इसलिए किया गया कि एफएलएन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई थी तो उसमें था एफएलएन। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके लक्ष्य को 2026-27 तक ग्रेड 3rd तक के सभी बच्चों तक पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य था एफएलएन का। और उसको पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को 26-27 तक पूरा करने के लिए एफएलएन के लक्ष्य को जो है निपुण भारत लाया गया। निपुण भारत का क्या लक्ष्य है ये देखते हैं। भाषा में क्या लक्ष्य है निपुण भारत का, बाल वाटिका। बाल वाटिका भी आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि बाल वाटिका की भी स्टार्टिंग की गई एनसीएफ 2022 में। तो बाल वाटिका क्या, ये आगे हम लोग को बताते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं। बाल वाटिका में जब बालक बाल वाटिका 3 to 6 ईयर का रहेगा, जब जाएगा बाल वाटिका में, तो उस समय निपुण भारत के क्या लक्ष्य रखे गए हैं कि वो अक्षर और संगत ध्वनियों को पहचान ले, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ ले। मतलब बालक जब
3 to 6 ईयर का है, जब वो बाल वाटिका में जा रहा है, तो वो अक्षरों को पहचान सके, ध्वनियों को पहचान सके, ए टू जेड पहचान सके, क ख ग अ से ज्ञ तक अक्षरों को पहचान सके, कम से कम 2 अक्षर वाले शब्द जैसे नल, बल, कल, टल, इस तरह के अक्षरों को वो पढ़ सके। और कक्षा 1 में क्या लक्ष्य है? अर्थ के साथ पढ़ लेता हो। जैसे राम घर जा रहा है, ऐसे इस तरह के वाक्यों को पढ़ लेता हो। ऐसे छोटे वाक्य जो उसकी आयु के अनुसार किसी भी अज्ञात पाठ का हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, उसको पढ़ लेता हो। राम घर जा रहा है, सीता खाना खा रही है, इस तरह से। कक्षा 2 का क्या लक्ष्य होगा? अर्थ के साथ पढ़ लेते हो और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ते हो। ये कक्षा 2 में लक्ष्य हो गया। कक्षा 3 में क्या होगा? अर्थ के साथ पढ़ लेते हो, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ते हो। कक्षा 2 में जब बालक रहेगा तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट, लेकिन कक्षा 3 में जब बालक जाएगा तो न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेता हो। और गणित के लिए क्या लक्ष्य है? गणित के लिए लक्ष्य है कि जब बालक बाल वाटिका में रहेगा 3 to 6 ईयर में, तो 10 तक के अंकों की पहचान कर लेता हो और पढ़ लेता हो, और एक क्रम में घटनाओं को, संख्याओं को या वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेता हो, जैसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, छोटी आकृति बड़ी आकृति, या छोटा नंबर बड़ा नंबर, इस तरह से वो व्यवस्थित कर लेता हो। फिर जब कक्षा 1 में जाएगा तो क्या होगा लक्ष्य? 99 तक की संख्याओं को पढ़ एवं लिख लेता हो और सरल जोड़ घटाव कर लेता हो। कक्षा 1 में ये लक्ष्य रखा गया। कक्षा 1 के बालक के लिए। कक्षा 2 के बालकों के लिए क्या लक्ष्य है? कक्षा 2 में जब बालक जाए तो वो 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख ले और 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेता है। कक्षा 2 का लक्ष्य है। फिर कक्षा 3 का क्या लक्ष्य रखा गया? कक्षा 3 में बालक 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख ले और सरल गुणा समस्याओं, गुणा भाग, सामान्य गुणा भाग जो होते हैं, उन सब समस्याओं को हल कर ले। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका लक्ष्य है 26-27 तक की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य कब तक रखा गया निपुण भारत ने, कि ग्रेड 3 तक के लक्ष्य को प्राप्त कर ले बच्चा 26-27 तक, 2026-27 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर ले 100% बच्चों के द्वारा। तो ये हो गया निपुण भारत क्या है, कब लॉन्च हुआ, क्या फुल फॉर्म है, ये हो गया। अगली पहल कौन सी थी? अगली पहल है बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है? जिस तरह से आंगनबाड़ी है उसी तरह से है बाल वाटिका, लेकिन जो है बाल वाटिका में बालक जाएगा, बैठेगा, वो खेल खेलेगा, लेकिन इस तरह का खेल खेलेगा कि उस खेल के माध्यम से वो कुछ सीख सके। बाल वाटिका में खेल खिलाया जाएगा, उसके माध्यम से वो नंबर A to Z अल्फाबेट हो गए, अक्षर ज्ञान, ये सारे ज्ञान उसको हो जाए खेल खेल के माध्यम से। सामान्य गणितीय संख्याओं को पहचान ले, आकृतियों को पहचानने लगे, उसके अंदर स्वच्छता, अपने शरीर स्वास्थ्य के प्रति डेवलपमेंट की सारी चीज़ें बाल वाटिका में विकसित हो जाएं खेल खेल के माध्यम से। फिर क्या है, इसका क्या उद्देश्य है बाल वाटिका का? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। फिर अगली पहल कौन सी है? अगली पहल है विद्या प्रवेश कार्यक्रम। ये क्या है विद्या प्रवेश कार्यक्रम? विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है? विद्या प्रवेश कार्यक्रम है कि बालक जब कक्षा 1 में प्रवेश करे, क्योंकि बालक जब 3 to 6 ईयर का रहता है तो वो बाल वाटिका में जाता है, वहाँ केवल खेलता है वो और उसके बाद चला आता है। लेकिन जब वो कक्षा 1 में जाएगा, स्कूली शिक्षा में जाएगा, तो वहाँ उसको सहज करने के लिए ऐसा ना लगे कि वो स्कूल में आ गया, अनुशासन में आ गया, तो उसके लिए प्रथम 3 महीने जो है उसके नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक विविधता को सीखने के लिए, भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक वातावरण, इन सबके साथ सहज होने के लिए, मतलब स्कूली एटमॉस्फेयर में सहज होने के लिए ये विद्या प्रवेश कार्यक्रम को लाया गया है कि 3 महीने में उसे विद्यालय के परिवेश से उसे सहज बनाया जाए, उसमें उस माहौल से उसे परिचित कराया जाए। तो ये है विद्या प्रवेश कार्यक्रम। ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशन। ये किस लिए, मतलब ये जो NCF आया ये इसी एज के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य है अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशन, मतलब छोटे बच्चों की देखभाल करना, उनकी शिक्षा, उनका सर्वांगीण विकास करना, ये है NCF। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। गणित की शिक्षा किस तरह से दी जाए, उनको गणित की शिक्षा के लिए उनको दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। जैसे सब्जी लेने आप जा रहे हैं तो बालक को ले जाएं, कितने की ले रहे हैं उसे आप काउंट करवाएं। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से क्लास में आप बच्चे से को अगर सिखा रहे हैं ऐड करना, तो बच्चे का 2 पेन जो है, अगर मान लीजिए श्याम ने लिया है, 2 पेन राम ने लिया है, तो वो 2 पेन अपना राम को दे देता है, तो कितने पेन हो गए। इस तरह से आप उदाहरण के माध्यम से उनके दैनिक जीवन से संबंधित सिखाएं, एग्जाम्पल दे करके। और गणित के माध्यम से, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बालकों में अमूर्त चिंतन का विकास होता है, तार्किक क्षमता का विकास होता है। दैनिक जीवन के एग्जाम्पल देकर के आप बच्चों को सिखाएं। तो ये हो गया NCF 2022। इससे आप लोग पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक पॉइंट को, निपुण का फुल फॉर्म क्या है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है, ये सब कुछ, ये 5 लेयर जो दिया हुआ है, किस लेयर में क्या सिखाया जाएगा, क्या डेवलपमेंट होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है NCF 2022, कब लॉन्च किया गया, खेल क्या क्या होंगे, ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।